8 दिसंबर 2024 की रात, एक ऐसा शख्स जो 23 साल तक एक पूरे मुल्क का खुदा समझा जाता था, खामोशी से बगैर किसी को बताए एक रूसी जहाज में सवार होकर रात की तारीकी में गायब हो गया। ना कोई अलविदाई खिताब किया, ना कोई ऐलान, ना अपने सबसे करीबी साथियों को खबर किया। वो शख्स जो कभी उम्मीद का चिराग कहलाता था, अपने ही लोगों को, अपने ही खानदान को पीछे छोड़कर भाग गया। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो कभी आंखों का इलाज करता था और फिर एक ऐसे हुक्मरान में बदल गया जिसके दौर में लाखों आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। ये कहानी है बशार अल असद की, और इस वीडियो में वो राज भी छुपे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलो शुरू करते हैं, सारे राज जानते हैं इस वीडियो में। बशार अल असद 11 सितंबर 1965 को दमिश्क में पैदा हुआ। उसका बाप हाफिज अल असद एक फौजी जर्नल था जिसने 1970 में एक खूनी बगावत के जरिए शाम की हुकूमत पर कब्जा किया था। मगर यहाँ पहला पोशीदा हकीकत यह है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बशार को कभी हुक्मरानी के लिए तैयार ही नहीं किया गया था। तख्त का असल वारिस उसका बड़ा भाई बासिल अल असद था। बासिल एक दस्तरार, फौजी तरबियत याफ्ता और सियासत में माहिर शख्सियत था। बाशर को तो लंदन में भेज दिया गया था, जहां वो एक आम सा शर्मीला तलेब इल्म बनकर आंखों के अमराज का डॉक्टर बनने की तरबियत ले रहा था। वो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था, कोई सियासी अज़ाइम नहीं, कोई ताकत की हवस नहीं। मगर किस्मत ने एक ऐसा ज़ालिमाना मोड़ लिया। 1994 में बासिल अल असद एक कार हादसे में तेज़ रफ्तारी के बायस हलाक हो गया और अचानक वो नौजवान जो लंदन में खामोशी से आंखों का इलाज सीख रहा था, उसे वापस दमिश्क बुला लिया गया। अब उसे एक ऐसे मुल्क का वारिस बनाया जाना था जिसके लिए उसने कभी सोचा ही नहीं था। फौजी एकेडमी में दाखिला लिया, तेज़ रफ्तार फौजी तरबियत, और सिर्फ चंद सालों में वो डॉक्टर जो इंसानों की आंखें ठीक करता था एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन गया जो आगे चलकर लाखों आंखों के आंसू बहाने वाला था। जून 2000 में हाफिज अल असद के इंतकाल के बाद बशार अल असद सिर्फ 34 साल की उम्र में शाम का सदर बन गया। इब्तिदा में दुनिया ने उम्मीद की एक किरण देखी। मगरबी तालीम याफ्ता, अंग्रेज़ी बोलने वाला, बरतानवी निजात बीवी रखने वाला ये नौजवान सदर बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये अपने बाप के अमराना निज़ाम से मुख्तलिफ साबित होगा। मीडिया ने उसे उम्मीद की अलामत कहा। कुछ अरसे के लिए सियासी कैदियों को रिहा किया गया, कुछ अखबारात को आज़ादी मिली। उस दौर को दमिश्क का बहार कहा गया, मगर ये बहार ज़्यादा देर न चल सकी। चंद महीनों में ही वही महदूद आज़ादियाँ वापस छीन ली गई, अखबार बंद कर दिए गए, सियासी मुखालिफिन दोबारा जेलों में डाल दिए गए। वो डॉक्टर जो कभी दर्द का मदावा करता था, अब अपने बाप के उस खौफ व जबर के निज़ाम को दोबारा ज़िंदा कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है वो बाप जो आने वाले बरसों में लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह करने वाला था। मार्च 2011 जनूबी शाम के शहर दरा में कुछ नौजवान लड़कों ने एक स्कूल की दीवार पर अरब बहार से मुतासिर होकर चंद अल्फाज लिखे कि अवाम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। यह महज एक बचकाना शरारत थी, मगर हुकूमत ने उसे बगावत समझा। उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब वालिदैन इंसाफ मांगने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी धमकी दी गई। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे शाम को जला कर रख दिया। मुजाहरे शुरू हुए और हुकूमत का जवाब था गोलियां बरसाना। यहाँ दूसरी एक पोशीदा हकीकत है, बशार अल असद के पास उस वक़्त एक मौका था, इस्लाहात करके बहरान को टाल सकता था। कई मगरबी सफारतकार उस वक़्त खुफिया तौर पर यही मशवरे दे रहे थे, मगर उसने ताकत का रास्ता चुना और अगले 13-14 बरस शाम एक ऐसी जंग की आग में जलता रहा जिसने 6 लाख से ज़ायद इंसानों की जान ले ली। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हुए।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक उन हलाकतों में से 90% से ज़्यादा की जिम्मेदारी खुद असद की हुकूमत और उसके खामी फौजी दस्तों पर आयद होती है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने कभी इंसानों की बेनाई बचाने की कसम उठाई थी, अब अपने ही अवाम की आंखों के सामने उनके प्यारों को मार रहा था। 2013 में दुनिया ने वो देखा जो न काबिल यकीन था। मशरिक़ ओता में कीमियाई हथियारों का हमला होता है। सैकड़ों आम शहरी, जिनमें बेशुमार बच्चे शामिल थे, सांस घुटने से तड़प तड़प कर मार गए। यहाँ एक और कम मालूमात हकीकत सामने आती है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी साल असद पर एक कातिलाना हमले की कोशिश हुई थी और अमरीकी तहकीकात में ये सवाल उठाया गया कि क्या उस खौफ ने, इस अदम तहफ़्फ़ुज़ ने उसे कीमियाई हथियार जैसे इंतहाई कदम की तरफ धकेला। एक आदमी जो अपनी ताकत की कोने की खौफ में इतना डूब गया कि उसने अपने ही वतन की मट्टी को जहरीला कर दिया। और सबसे तकलीफदेह हकीकत यहाँ यह है, 2026 में सामने आने वाली तहकीकात ने यह इंकशाफ किया कि असद की हुकूमत ने बरसों तक सहरा में इज्तिमाई कब्रें बनाकर हज़ारों लाशें छुपाई है। ऐसी कब्रें जिनका इल्म शायद कभी दुनिया को ना होता अगर ये निज़ाम ना गिरता। हज़ारों माओं को आज तक ये नहीं मालूम कि उनके बेटे कहाँ दफन है। और फिर आया वो लम्हा जिसका शायद किसी को यकीन नहीं था कि ये इतना जल्दी आएगा। नवंबर 2024 के आखिरी हफ्तों में हयात तहरीर शाम की क़यादत में बागी अफवाज ने बिजली की तेज़ी से भी पेशकदमी शुरू की। खलब गिरा, हुमा गिरा, हमास गिरा और 8 दिसंबर को दमिश्क भी गिरा। 23 साल हुकूमत महज चंद हफ्तों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यहाँ एक और दिल दहला देने वाली हकीकत है, जब दमिश्क गिर रहा था तो ईरान के पसदाराने इनकलाब ने शामी जर्नलों को एक सर्द पैगाम दिया कि आज से हम आपके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो हुकूमत जो दहाइयों तक रूस और ईरान के सहारे खड़ी रही, आखिरी लम्हे में मुकम्मल तौर पर तनहा छोड़ दी गई। और बशार अल असद, वो शख्स जो कभी अपने आप को शाम की रूह कहलाता था, अपनी बीवी, बच्चों और करीबी साथियों को बगैर बताए खामोशी से अकेला जहाज़ में सवार होकर मास्को फरार हो गया। उसके भाई माहिर अल असद के करीबी दोस्त के मुताबिक फरार होने के वक्त माहिर ने दूसरों को बचाने की कोशिश की, जबकि बशार को सिर्फ अपनी ही फिक्र थी। और आज 2026 में जहां लाखों शामी अपने तबाहशुदा घरों को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हज़ारों माएँ अपने गुमशुदा बेटों की कब्रें ढूंढ रही है, वहां बशार अल असद मास्को के पुरताइश रहायशी इलाके रेबलुका में प्यूतन के ज़ेर साया एक पुरसुकून अलग तलग ज़िंदगी गुजार रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपना ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन वगैरह गेम्स खेलने में गुजारता है, रूसी ज़ुबान सीख रहा है और अजीब बात यह है कि दहाइयों बाद दोबारा उसी पुराने ख्वाब की तरफ लौट रहा है जैसे उसने कभी छोड़ा था, आंखों की सर्जरी। वही डॉक्टर जो कभी लंदन में बीनाई बचाने की तरबियत ले रहा था, आज मास्को के अमीरों के लिए दोबारा वही मशक कर रहा है, जबकि उसके अपने मुल्क में लाखों आंखें उसकी वजह से हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। सितंबर 2025 में एक पुरअसरार वाक़या पेश आया। वो अचानक शदीद बीमार होकर हस्पताल में दाखिल हुआ। शामी इंसानी हकूक़ मुबसरीन ने दावा किया कि उसे जहर दिया गया था, हालांकि ये वाज़ेह नहीं कि यह जानबूझकर किया गया या हादसाती तौर पर। 9 दिन बाद वो सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुआ। उसकी बीवी आसमा, जो खुद कभी सहरा का गुलाब कहती थी, बरसों से खून के कैंसर में मुब्तला है। और शाम में नई अबूरी हुकूमत ने इस पर और उसके भाई माहिर पर अदालती मुकदमे शुरू कर दिए हैं। गैबाना ट्रायल, यानी वो खुद अदालत में हाजिर नहीं, मगर इंसाफ का पया गुमना शुरू हो चुका है। बशार अल असद की कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर के अरूज और जवाल की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि किस तरह ताकत इंसान को बदल देता है। किस तरह एक शख्स जो कभी इंसानों की आंखें बचाने की कसम उठाता था, खौफ और इक़्तिदार की हवस में इतना डूब गया कि उसने अपने ही वतन को खाक में मिला दिया। आज भी शम के कण रात में माओं की चीखें गूंजती है। आज भी सहरा की रेत के नीचे हज़ारों कहानियाँ दफन हैं जो कभी सुनाई नहीं जा सकेगी। और मास्को के एक पुरताइश अपार्टमेंट में एक शख्स
جو کبھی ایک پورے ملک کا خدا سمجھا جاتا تھا اب صرف ایک عام آدمی کی طرح خاموشی سے تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ تاریخ شاید اسے کبھی معاف نہ کرے، مگر ایک سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ کیا کبھی انصاف مکمل ہو سکے گا ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو واپس نہیں آ سکتے؟ یہ کہانی تھی بشار الاسد کی۔ امید کرتا ہوں آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔